हेलो एवरीवन। तो ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 12। तो इसमें हम पढ़ेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में। तो देखिए, हमने लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, तो भी लैंड यूज पैटर्न भी लैंड यूटिलाइजेशन से ही खासा रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम और डीप में पढ़ेंगे कि इंडिया में ये जो हमने डिविजन्स देखे लैंड रिसोर्सेज के फॉर डिफरेंट पर्पजेज, जो पिछले पार्ट में हमने देखे, एक बार फिर से देख लीजिए वो पार्ट, अगर क्लियर ना हो तो इजीली मैंने समझाया, तो उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो यूज ऑफ लैंड डिपेंड्स अपॉन फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। देखिए, हर चीज़ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हर चीज़ का यूज कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपके घर पे कोई कूलर है, आपने उसी को क्यों चूज़ किया, उसके दो फैक्टर्स रहते हैं, मतलब दो चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, उसकी कॉस्ट पे और उसके एडवांटेजेस पे। समझ गए? उसी तरह लैंड का जो यूज़ होता है वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। सो व्हाट आर फिजिकल फैक्टर्स? टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स। टोपोग्राफी को आप ऐसे याद रखिए कि एल्टीट्यूड क्या है, जोग्राफिकल पोजीशन क्या है इसकी जगह की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्लाइमेट। देखिए, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है। क्लाइमेट जो होता है 20-25 साल के बाद एक जगह का डिसाइड होता है, बट वेदर जो होता है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फियर, वो चेंज होता रहता है विद द टाइम। समझ गए? तो क्लाइमेट जो होता है वो एक एरिया का 20-25 साल में डिटरमाइन करते हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वगैरह जो फैक्टर्स रहते हैं वो क्लाइमेट द्वारा डिटरमाइन होते हैं। उसके बाद सॉइल टाइप्स। देखिए, आगे हम पढ़ेंगे कि सॉइल के कई टाइप्स होते हैं, इसी चैप्टर में लास्ट सेकेंड टॉपिक है वो। सो सॉइल का टाइप, कि एल्यूअल सॉइल है, कि ब्लैक सॉइल है, येलो सॉइल है, अरिड सॉइल है, माउंटेनियस सॉइल है, तो ये भी मैटर करता है। क्योंकि जो सॉइल रहता है उसके ग्रेन्स होते हैं, कोई कोर्स ग्रेन होता है, कोई बिल्कुल सैंडी होता है, तो उसके डिपेंडिंग अपॉन, मतलब डिपेंडिंग अपॉन इट ये डिटरमाइन होता है कि लैंड कैसा होगा, मतलब लैंड का यूज़ कैसा होगा। जैसे, और उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, TECH मतलब टेक्नोलॉजिकल और कैपेबिलिटी, एंड कल्चर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, इसका मतलब डेंसिटी होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि अगर फिजिक्स में देखा जाए तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। उसी तरह पॉपुलेशन डेंसिटी का मीनिंग ही वही होता है, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अगर 100 किलोमीटर में 1000 लोग रह रहे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुई? 10। समझ गए? क्योंकि 1000 डिवाइडेड बाय 100 गिव्स अस प्रोडक्ट 10। उसके बाद देखिए, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी तो हो गया, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी मतलब हम कितना उसे कन्वर्ट कर सकते हैं सॉइल को। अगर समझिए कोई सॉइल अनफिट है कल्टीवेशन के लिए, तो हम कितना फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, कंपोस्ट उसे दे सकते हैं। और कल्चर भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ट्राइबल एरिया हुए तो वहाँ पे आज भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह प्रैक्टिस होता है, क्योंकि उनके कल्चर में वही किया जाता है। तो वो फैक्टर्स मैटर करते हैं लैंड के यूज़ के लिए। तो आगे और देखते हैं। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो टोटल जोग्राफिकल एरिया का मतलब हुआ, देखिए ये जो पूरा एरिया है हमारा इंडिया, देखिए जो भी आपको दिख रहा है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप एटसेट्रा, तो ये जो एरिया है ये टोटल है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी। देखिए, मतलब अगर आसान भाषा में समझना हो तो ये देखिए, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है इंडिया, मतलब ये जो रेड कलर शेडेड पोर्शन है वर्ल्ड मैप में, ये जो छोटा सा हमें दिया गया है, तो ये जो रेड कलर का पोर्शन है ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। समझ गए? ये आपको वैल्यू छोटी लग रही होगी सुनने में, या फिर ज़्यादा बड़ी लग रही होगी, बट यही एक्चुअल वैल्यू है, याद रखें, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। However, land use data is of 93% ऑफ टोटल एरिया, मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा जोग्राफिकल एरिया तो है इंडिया का, बट जो लैंड यूज डेटा है, मतलब नेट सोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया,
करंट फैलो लैंड, कल्टिवेबल लैंड वगैरह जो भी है, फॉरेस्ट, तो जो भी है, तो वो जो हमें डेटा मिलेगा वो 93% का रहेगा, मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का 93%, समझ गए। तो 93% कुछ 2.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या कुछ रहेगा, समझ गए। तो उसी के बेसिस पे अब हमें डेटा मिलेगा। कैसे? तो ड्यू टू द पार्शियल रिपोर्टिंग ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम, some parts of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China are not being surveyed. तो 93% ऑफ टोटल एरिया ही क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हमें ये बताए कि टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया का है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो पूरे एरिया का ही क्यों सर्वे नहीं किया गया? तो इसका रीज़न यही दिया गया है जो हम मैप में देखते हैं। सो देखिए जी, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मतलब अगरतला तो कैपिटल है त्रिपुरा का, मेघालय, आसाम को छोड़ के ये जो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनका सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या हुआ है, तो इनका हमें डेटा नहीं मिल पा रहा है, समझ गए। क्योंकि पहले ही देखिए, ये जो एरियाज़ हैं ये किसके, बहुत सारे जो नेबरिंग हमारी कंट्रीज़ हैं उनसे टच में है, समझ गए। तो उस कारण क्या है, हम हर एक एरिया से एक्सेसिबल नहीं है। ये ऐसा है, अगर 2 घरों में दरार पड़ जाए तो हम दूसरे घर में जाने को हिचकते हैं, मतलब डरते हैं थोड़ा। उसी तरह इस एरिया को भी हम ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है, जैसे कि मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, उसके बाद ये जो रीजन्स है, आसाम छोड़ के बाकी सब जो रीजन्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मतलब वो सब सर्वे नहीं हुए। और दूसरा है कि पाकिस्तान और चाइना ने हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके कुछ पार्ट्स को ऑक्यूपाई करके रखा है, समझ गए। समझिए, अभी ये चाइना है, तो ये कुछ पार्ट ऑक्यूपाई करके रखा होगा इधर का, समझ गए। इसके बाद पाकिस्तान जो है, उन्होंने ये कुछ पार्ट ऑक्यूपाई करके रखा है, मतलब पाकिस्तान ऑफ कश्मीर जो हम कहते हैं POK, वैसे ही कुछ पार्ट ऑक्यूपाई करके रखा है जो इंडिया के टेरिटरी में है। तो इस कारण क्या हो रहा है, तो हमें अच्छे से वो जो उसका डेटा नहीं मिल पा रहा उस एरिया का। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? देयर आर सम रीजन्स और वी कैन से सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विच आर नॉट बीइंग सर्वेड प्रॉपरली ड्यू टू द inaccessibility. And secondly, Jammu and Kashmir is occupied by Pakistan and China, means some parts of it are occupied, so these areas are also not surveyed. इस कारण हमें डेटा नहीं मिल पा रहा, समझ गए। उसके बाद लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स हैज डिक्रीज्ड, रीजन इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो इसको ऐसे समझिए, परमानेंट पास्चर्स वगैरह जो थे, मतलब हमारी कैटल, शीप्स, गोट्स वगैरह जिस पे फीड करती है, जहाँ पे हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं और जो उन्हें खाते हैं, वो जो परमानेंट पास्चर्स हैं वो कम हो रहे हैं। क्यों? तो इसका रीज़न समझिए। वो लैंड कौन सा था जहाँ पे सिर्फ घास फूस उगाया जाता था, मतलब उगता था, और जो कंज्यूम किया जाता था भेड़ बकरियों द्वारा, कंज्यूम किया जाता है भेड़ बकरियों द्वारा। बट जैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट होने लगी, लोगों ने सोचा कि जनसंख्या भी बढ़ाते हैं, मतलब समझा नहीं, मतलब हो रहा है वो। सो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, सिंपल फ्लो चार्ट है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड एंड शेल्टर, लेड टू देन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड एंड शेल्टर लेड टू द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ लैंड, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ लैंड लेड टू द डिक्रीज ऑफ परमानेंट पास्चर्स, समझ गए। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड, रोटी कपड़ा मकान की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। तो अगर वो बढ़ गई तो ज़रूरी क्या है कि लैंड रिसोर्सेज को अंडर लाया जाए। तो क्या किया जाता है, ये जो पास्चर लैंड है, परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड, इनको क्या किया जाता है, उनको क्लियर किया जाता है और वहाँ पे घर वगैरह सेटल किए जाते हैं, फ्लैट्स बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप किए जाते हैं। बट अब सोचिए, इस कारण क्या होता है, हमारी जो कैटल पॉपुलेशन है, कैटल रिसोर्सेज है और शीप है, वो कैसे क्या फीड करेंगे? तो ये एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। अदर देन करंट फैलो लैंड्स जो होते हैं वो पुअर क्वालिटी के होते हैं। सो इफेक्ट इज हायर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। देखिए, जो अदर देन करंट फैलो लैंड्स होते हैं, ये कौन से लैंड होते हैं जो अनकल्टिवेटेड है, मतलब जिन पे कोई सोइंग वगैरह एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं हुआ है,
1 साल से लेके 5 साल के पीरियड के बीच में, मतलब समझिए ये 2020 है तो वहाँ पे 2017 में हुई थी लास्ट टाइम कल्टीवेशन वैसे। सो उनकी जो क्वालिटी होती है वो पुअर क्वालिटी होती है। इसके कारण क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है हाई होती है, क्योंकि देखिए अगर किसी चीज़ की क्वालिटी पुअर है तो उस चीज़ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमें उसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या हुआ, ज़्यादा कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज़्यादा हो गई तो फार्मर को परवड़ेगा कैसे, मतलब अफोर्डेबल नहीं रहेगा वो, समझ गए, आसान भाषाओं में अफोर्डेबल नहीं रहेगा। बट एक बात याद रखिए, ये जो मैंने 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का 93% बताया वो 2.8 नहीं रहेगा, याद रखिए, सॉरी, तो वो रहेगा अराउंड 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की वैल्यू रहेगी। उसके बाद देखिए ये बहुत पीछे चले गए थे हम अभी, मतलब अभी जो मैंने टॉपिक बोला 1 सेकेंड के 15 सेकेंड के लिए। उसके बाद देखिए नेट सोन एरिया प्लस अदर देन करंट फैलो लैंड गिव्स 54% ऑफ नेट सोन एरिया। देखिए अदर देन करंट फैलो लैंड जो है, अगर उससे भी नेट सोन एरिया जो हमारा है उसमें इंक्लूड किया जाए तो जो हमारा नेट सोन एरिया हो जाएगा वो 54% हो जाएगा टोटल एरिया के, टोटल लैंड के 54% ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब अगर इसे हमें समझना हो तो जो नेट सोन एरिया है, मतलब जो हर साल में एक बार लैंड कल्टीवेट होता है, प्लस अदर देन करंट फैलो लैंड, जैसे कि हमने ये देखा, दोनों को अगर इंक्लूड कर दिया जाए, मतलब टोटल कर दिया जाए, तो वो हमें देगा 54% ऑफ नेट सोन एरिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अदर देन करंट फैलो लैंड को अगर कल्टीवेट किया तो ये वैल्यू आएगी 54% नेट सोन एरिया, समझ गए। और जो पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया होता है, नेट सोन एरिया मतलब जैसे कि हमने देखा जो साल में, मतलब दैट इज कल्टीवेटेड वंस इन वन एग्रीकल्चरल ईयर, तो वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द रीजन्स। कैसे, तो देखते हैं। सो पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एज मोर देन 80% ऑफ टोटल एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। देखिए ये पंजाब है और ये हरियाणा है, तो इनका 80% से ज़्यादा जो एरिया है, टोटल एरिया सोचिए, तो 80% से ज़्यादा एरिया जो है वो नेट सोन एरिया है, समझ गए। मतलब 80%, मतलब अगर देखा जाए तो हरियाणा के टोटल एरिया से भी और इंडिविजुअली पंजाब के टोटल एरिया से भी ज़्यादा जो इनका दोनों का मिला के है वो नेट सोन एरिया है, सोचिए, समझ रहे हो, मतलब कितनी बड़ी वैल्यू है वो। बट इट इज़ लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बट 10% से भी कम है, कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर और नागालैंड वगैरह, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। नागालैंड नहीं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है। तो देखिए ये वेरी क्यों करता है, तो ये भी समझिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। सो इसके 2 रीज़न है, सोशो इकोनॉमिक रीज़न एंड टोपोग्राफिक एंड जोग्राफिक रीज़न। तो अभी डीप में समझिए कि नेट सोन एरिया वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। कैसे, तो 80% से ज़्यादा जो नेट सोन एरिया है वो हरियाणा और पंजाब के टोटल एरिया से ज़्यादा है। मतलब अगर समझिए पंजाब और हरियाणा का टोटल, पंजाब का टोटल एरिया है 100 किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर, तो 80 स्क्वायर किलोमीटर जो रहेगा उसका नेट सोन एरिया है। सोच रहे हो, मतलब लोग रहने से ज़्यादा वहाँ पे खेती कर रहे हैं। बस एग्जाम्पल के लिए समझना है, हाँ, ज़्यादा डिटेल में मत ले लेना। एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक्सेट्रा। तो इसको समझिए कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इनका, तो 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बस नेट सोन एरिया है। मतलब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का है वो डिमांड कम है। इसके रीज़न समझिए कि सोशो इकोनॉमिक रीज़न। पहले तो सोशो इकोनॉमिक रीज़न कैसे, तो देखिए पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, इस कारण क्या हुआ, वहाँ पे डिमांड बढ़ गई, फर्टिलाइजर्स आ गए वगैरह। इस कारण क्या हुआ, वहाँ पे इकोनॉमी का राइज हुआ और कल्टीवेशन बढ़ा। बट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, इन स्टेट्स में उसका कोई लेना देना नहीं था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, उसका इफेक्ट बहुत कम था इन स्टेट्स में, पहली चीज़।
सोशल रीज़न कैसे? तो सोशल रीज़न ऐसे कि आप देखोगे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं वो पंजाब में, हरियाणा में मनाए जाते हैं, वैसे फेस्टिवल्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन स्टेट्स में नहीं मनाए जाते। जैसे कि हम कुछ आप एग्जांपल्स ले सकते हो इससे। मुझे ज़्यादा डीप में तो नहीं बता, बट आपने सुना होगा कि इस दिन वो फसल वगैरह काटते हैं वगैरह एंड ऑल। तो उस कारण क्या होता है, सोशली भी उनका मतलब वो धर्म बन चुका होता है कि अभी एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। उसके बाद टोपोग्राफिक एंड जोग्राफिक रीजन कैसे? तो टोपोग्राफिक एंड जोग्राफिक रीजन में आएगा कि पहले तो एल्टीट्यूड वगैरह तो चलो साइड में रख देते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं, बट सॉइल टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सॉइल टाइप। क्योंकि आप देखोगे जो हमारा ये है पंजाब और हरियाणा, वहाँ की सॉइल टाइप क्या है? तो ब्लैक सॉइल और एल्यूवियल सॉइल का मिक्स वहाँ पे है थोड़ा। ब्लैक सॉइल भी एग्जिस्ट करती है और एल्यूवियल सॉइल ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, जो सॉइल बहुत अच्छी होती है और फर्टाइल होती है कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद क्या? तो उसके बाद जो हम अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जाए तो वहाँ पे ये जो है ये कम एग्जिस्ट करता है। क्या? तो फर्टाइल सॉइल, वहाँ पे रेड सॉइल एग्जिस्ट करती है ज़्यादातर। उस कारण क्या होता है, जो कल्टीवेशन की मात्रा होती है वो कम होती है और क्लाइमेट, मतलब रेड सॉइल भी अच्छी होती है, याद रखिए, बट नहीं, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स भी तो मैटर करते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ साइंस में अच्छे और सोशल में डब्बा गुले तो आप फेल ही होगे, समझ गए? तो उसी तरह जोग्राफिक रीजन में आएगा कि क्लाइमेट रोल प्ले करता है। और रिवर्स, अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इतने सारे रिवर्स हैं कि वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है कि हम कल्टीवेशन अच्छे से कर सकें। क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पानी मतलब ज़्यादा कल्टीवेशन, ये आप ज़रा समझिए, क्योंकि थोड़ा आपको पेचीदा लगेगा ये सुनने में, बट ज़्यादा वाटर मतलब हर बार ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा कल्टीवेशन हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फ्लड्स वगैरह जो होते हैं एग्रीकल्चर को फेवर नहीं करते। सो आई होप you love the video. Keep watching, keep liking, keep subscribing. Thank you.